दोस्तों पर्सनल लोन नहीं चुका पा रहे हैं और आप टेंशन में आ गए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको अपनी लोन की टेंशन की जाल से निकलने वाला हूं। वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं आप लोगों को सारा डिटेल्स बताने वाला हूं, क्योंकि आप लोग जो थंबनेल पे देखा है आप लोगों को वीडियो में वही चीज देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैंने वीडियो बना रखे हैं, यहाँ पे लिख रखे हैं सारा चीज जो आप लोगों को बता सकूं, कोई भी पार्ट ना छूट सके। पहले नंबर पे अगर आपने किसी भी वजह से आप पर्सनल लोन की रिपेमेंट को नहीं चुका पा रहे हैं तो परेशान में आ जाते हैं। कई ऐसे तरीके हैं जिन्हें आप अपने लोन को रिपेमेंट कर सकते हैं, या तो लोन ना रिपेमेंट ना करके भी आप टेंशन मुक्त हो सकते हैं। यहाँ पे आरबीआई ने हाल ही में कुछ ऐसे नियम जारी किया है। अगर आपने लोन लेते हैं पर्सनल लोन, जैसे एनबीएफसी कंपनी, किसी भी एनबीएफसी कंपनी से लोन लेते हैं, वो क्रेडिट भी हो, होम क्रेडिट हो, उसके बाद मोबीक्विक हो, नाबी हो, किसी भी एप्लीकेशन से ट्रू बैलेंस हो, तो जब आप अनसिक्योर वाला लोन लेते हैं चाहे सिक्योर वाला लोन लेते हैं तो आपकी परेशानी बढ़ जाता है। जो अनसिक्योर वाला लोन होता है ये आपको ज्यादा तंग करता है। तो दोस्तों पर्सनल लोन में सिक्योर और अनसिक्योर लोन में भी बात करने वाले हैं। पहले मैं ये बताऊं कि अगर आपने लोन लिए हैं, लोन को सेटलमेंट कर दिया है, तो सेटलमेंट करने के बाद आपको 12 महीने तक की लोन की कोई भी ऑफर नहीं मिलेगा। अगर पहले क्या होता था, अगर अपने लोन डिफॉल्टर हो जाते थे तो आप अगर लोन को सेटलमेंट कर दिया, सेटलमेंट करने के बाद आपको आगे जाके भविष्य में कभी भी लोन नहीं मिला करते थे। लेकिन आरबीआई की जो नए नियम है, अगर लोन की रिपेमेंट आप कर देते हैं, रिपेमेंट करने के 12 महीने के बाद फिर से आपको लोन मिलने की स्थिति आ जाता है, लोन मिलने की यहाँ पे स्कोर ठीक हो जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर आपने किसी भी कारण में लोन को रिपेमेंट नहीं कर पा रहे थे और किसी भी परिस्थिति में रहकर भी इस लोन को सेटलमेंट कर देते हैं, तो 12 महीने से पहले आप कहीं भी लोन आपको नहीं मिलेगा, चाहे किसी भी अपने प्राइवेट बैंक पे जाए चाहे सरकारी बैंक पे जाए। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि आप जैसे कि कई लोग ऐसा होता है कि जानबूझ के उस लोन को रिपेमेंट नहीं करते हैं, तो आपकी परिस्थिति खराब होने के कारण आप उस लोन को रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो इस मामले में आपको आरबीआई ने 12 महीने यानी 1 साल तक की यहाँ पे टाइम देता है, जिसके बाद फिर से आपको लोन की ऑफर मिलना स्टार्ट हो जाता है। कह सकते हैं कि वो कर्ज के जाल में फंस जाते हैं, क्योंकि लोग क्या करते हैं, जैसे एनबीएफसी कंपनी था, आपने मान लीजिए क्रेडिट बी से 1 लाख रुपया लोन लिया, 2 लाख रुपया लोन लिया, उस लोन को आपने कुछ साल तक चलाया, यानी 1 साल चलाया, उसके बाद आगे जाके आप लोन को रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो पहले लोन को रिपेमेंट करने के चक्कर में आप दूसरा किसी भी एनबीएफसी कंपनी से लोन लेते हैं और दूसरे के चक्कर में आप तीसरे वाले से लोन लेते हैं। ऐसे करते करते आप लोन की चक्रव्यूह में, लोन की जाल में फंस जाते हैं। अगर आपने 5 लोन ऐसे ले लिया है और 1-1.5 लाख करके एक लोन की अमाउंट है, तो ऐसे में क्या होता है कि 12,000, 11,000, 10,000 किसी में इस तरीके की ईएमआई है, तो महीने में आपको देखा जाए तो 40,000, 35,000, 50,000 की आपको रिपेमेंट करना पड़ता है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो बेकार युवक होता है, तो बेकार युवक लगातार यही गलती को करते हैं, क्योंकि उसके पास कोई भी काम नहीं होता है, थोड़ा मोड़ा काम होता है जहाँ पे 2-4 हजार रुपए कमाते हैं, लेकिन ईएमआई भरते हैं 50,000 की, वो कब तक चला पाएंगे। तो ऐसे इसी चक्कर को जो आप फंस जाते हैं चक्कर में, तो इससे निकालने के कुछ ऐसे रास्ते मैं यहाँ पे बताऊंगा। यहाँ पे देखिए, मैं आप लोगों को कुछ ऐसे बताऊंगा कि 2 तरीके के लोन होता है। पहले मैं बता चुका हूं, एक तो होता है सिक्योर लोन। तो सिक्योर लोन क्या होता है, जैसे कर्ज जिसमें बैंक या फाइनेंस शाखा लोन के बदले में कई संपत्ति, कई कागजात, कई घर का कुछ ऐसे चीजें जो है आपकी यहाँ पे जमा रखते हैं और गिरवी रखते हैं। अगर लोन लेने वाले, लोन ना चुकाने वाले, या तो जो लोन लिए हैं उसका किसी भी कारण में मृत्यु भी हो जाती है, तो जो वहाँ पे जमा हुआ जो गिरवी रखा हुआ है उसे बेच के वो अपने पैसे को रिकवर कर लेते हैं। तो अगर आप किसी भी सिक्योर वाला लोन के पास जाते हैं, यानी बैंक से लेते हैं किसी भी कागजात, तो यहाँ पे गिरवी रखे, तो उसमें इंटरेस्ट थोड़ा कम होता है, ब्याज थोड़ा कम होता है, 6.5 से लेके 10% तक होता है। ये होता है सिक्योर वाला लोन में। तो दोस्तों कई बार क्या होता है, अनसिक्योर वाला लोन, जैसे एनबीएफसी कंपनी से लोन लेते हैं, किसी भी एनबीएफसी कंपनी से ऑनलाइन पे अपने लोन को ले लेते हैं और लोन को लेने के बाद उस लोन को रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। इसमें बैंक कुछ भी गिरवी नहीं रखता है, लेकिन लोन ना चुकाने पर या लोन लेने वाले शख्स की मृत्यु हो जाए तो लोन की रकम बैंक गारंटर से वसूल सकते हैं। ठीक है, तो जो गारंटर होता है ना, उसे वसूला जा सकता है। तो ऐसे में क्या होता है कि लोन सालाना ब्याज, इसके ब्याज रेट बहुत ज्यादा है जो अनसिक्योर वाला लोन होता है। यहाँ पे क्या होता है कि 10% से 20%, उससे भी ज्यादा, मैं कई वीडियो बता चुका हूँ कि 36% से भी यहाँ पे 40-45% तक की आपकी इंटरेस्ट आपको ले लेता है अगर आप लोन डिफॉल्टर हो जाते हैं या तो लोन वाले की मृत्यु हो जाता है। तो ऐसे में जो लोन गारंटर होता है उसके पास फोन किया जाता है। तो कई बार क्या होता है कि यहाँ पे देखिए, अगर आपने लोन नहीं लिया है
मान लीजिए आप लोन नहीं लिया है, आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपके पास किसी ऐसे दोस्त लोन लिया है और उनकी सोर्सेस से आपके पास कॉल आ रहा है कि बताया जा रहा है कि ये बंदा लोन नहीं दे रहा है, इस बंदे की मृत्यु हो गया है, ये बंदा को नहीं मिल रहा है, किसी भी कारण हो सकता है, तो आपका नंबर है उसके जो कॉन्टेक्ट लिस्ट में था, आपकी नंबर है, तो ये लोन आपको चुकाना पड़ेगा। तो ऐसे में भी आपको घबराना नहीं है। लोन आपको तभी चुकाना पड़ता है जब आप गारंटर में आप उस लोन की एग्रीमेंट पे साइन करते हैं, तब जाके आपको चुकाना पड़ता है। अगर आपको कई बार ऐसे भी बताया जाता है, ऐसे भी होता है कि आप लोन की यहाँ पे अपनी गवाह होते हैं और उस गवाह के तौर पे अगर आपने साइन करते हैं तो आपको फोन नहीं कर सकता, क्योंकि आप एक गवाह है। अगर आपको फोन करता है लोन रिकवरी एजेंट या तो लोन वालों आपको बार बार फोन करते हैं, तो आप भी इसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि मैं आपके खिलाफ मामला दायर करूंगा। तो दोस्तों उसके बाद अगर यहाँ पे देखिए, मान लीजिए जब आप लोन लेते हैं, लोन आपको किस बेस पे मिलते हैं, चाहे आप अनसिक्योर वाला लोन लेने जाए ऑनलाइन पे या तो आप किसी भी प्राइवेट बैंक से, सरकारी बैंक से जाए, तो सबसे पहले आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड के तौर पे आपकी सिविल स्कोर को चेक किया जाता है। सिविल स्कोर क्या होता है? 3 अंक का नंबर होता है, 300 से 900 के बीच में होता है। अगर आपकी जो सिविल स्कोर है 500 से ऊपर होगा तभी आपको लोन मिलेगा। तो ज्यादातर लोगों ने क्या होता है कि जो लोन पहले वाले लेने जाते हैं तो किसी बार एक बार लिया है तो उसका 500 से ज्यादा होगा, 600 होगा। अगर आप आपकी लोन आपको कितना मिल सकता है, इसको चेक करने के लिए आपको सिविल को चेक करना है। किसी भी एप्लीकेशन चेक कर सकते हैं, फोन पे से चेक कर सकते हैं, पेटीएम से चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप साइट में भी जाके चेक कर सकते हैं, जैसे कि आप क्रोम में जाके civil.com पे जाके आप अपना आईडी डाल के अपने लोन की स्कोर को चेक कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, अगर आप क्रेडिट कार्ड या लोन की कोई EMI समय पर नहीं देते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि आपका क्रेडिट स्कोर कम हो जाता है या नहीं। अगर आप डिफॉल्टर की श्रेणी में आ जाते हैं तो हो सकता है कि आपके क्रेडिट स्कोर क्रेडिट स्कोर यहाँ पे आपको 0 हो जाता है। तो 0 अगर ऐसा होता है, हो सकता है कि बैंक आपको कभी भी लोन ना दे। इसलिए दोस्तों यहाँ पे 500 से कम क्रेडिट स्कोर वालों को कभी भी बैंक लोन नहीं देता है। उसके बाद सिविल की ऑफिस वेबसाइट में पहले बताया था, इसको चेक कर सकते हैं, या तो आप पेटीएम, बजाज फिंसा, बैंक बाजार, पैसाबाजार.com पे जाके भी आप अपना सिविल को चेक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों किसी भी स्थिति के कारण अगर लोन चुकाने की स्थिति में नहीं है, तो सबसे पहले उस बैंक या NBFC कंपनी के साथ बात करें। आपने ये तो पहले ऑलरेडी कर चुके हैं कि भाई मैं अभी लोन रिपेमेंट नहीं कर पा रहा हूं, तो प्लीज इस लोन को स्टॉप कीजिएगा। अगर आपने किसी भी बैंक से लोन लिया है, सिक्योर, अनसिक्योर, या तो आप कैश लोन लिए हैं, ठीक है, बैंक पे जाके तो वहां पे बैंक मैनेजर या तो जो लोन डिफॉल्ट होता है उस पे जाके बात करके आप अपना लोन की जो राशि इसे सेटलमेंट कर सकते हैं, या तो लोन की जो टाइमिंग है, ड्यूरेशन है, इसे भी बढ़ा सकते हैं लोन की अमाउंट को कम करके। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर आपने 3 महीने में 6 महीने या 2 साल आपकी स्थिति को देखते हुए बैंक अगर फैसला करते हैं कि आप चलो यार आपकी स्थिति ऐसे में हालत ठीक नहीं है, वो लोग अगर इंक्वायरी करते हैं कि हाँ ये बंदा की हालत ऐसे ही है, इंक्वायरी भी करता है, तो आपके भी इतना टाइम दे देता है। तो क्या होता है कि आपको समय देगा या नहीं। तो दोस्तों हो सकता है कि आपका जो लोन EMI चुकाने के लिए 1 साल की छूट मांगे, लेकिन बैंक ये समय दे या ना दे उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोग को और बताऊंगा कि लोन की रिस्ट्रक्चर करवाए। जैसे कि अगर मान लीजिए 5 लाख तक की लोन लिया है और 5 साल में इस लोन को चुकाने के लिए आपने एग्रीमेंट किया है, तो मान लीजिए मैं सपोज आप लोगों को बताऊंगा उदाहरण के तौर पे 11,000 रुपये महीना चल रहा है, आपने 3 साल लोन चुका दिया है और बाकी जो बचे हुआ 2 साल है और 2 साल आप इस स्थिति में नहीं है, तो ऐसे में क्या कर सकते हैं, उस 2 साल को आप बढ़ा के 5 साल तक और कर सकते हैं। उसमें आपकी जो 11,000 रुपये लग रहा था, तो आप इसे 5 से 6,000 या तो 7,000 EMI करके भर सकते हैं। यहाँ पे लोन फ्रैक्चर कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे लोन की रिस्ट्रक्चर करवाए, ठीक है। यहाँ पे मैं पहले बताया था कि इसे इस तरीके से करें और बैलेंस ट्रांसफर करवाएं। काफी बैंक लोन की रकम को बैलेंस ट्रांसफर की भी सुविधा देते हैं। ऐसे में बैंक लोन के रूप में और ज्यादा रकम देने की पेशकश करते हैं। उसके बाद इसमें पुराने लोन खत्म हो जाते हैं और नया लोन शुरू हो जाता है। ऐसे में क्या होता है, मान लीजिए कोई भी 5 लाख रुपए लोन लिया है, तो आप लास्ट यानी 4 साल तक दे चुके हैं और 1 साल बाकी है, या तो 4.5 साल दे चुके हैं, 6 महीने बचे हुए हैं, तो 6 महीने को आप ना दे और फिर से लोन बैलेंस ट्रांसफर करवाए, ठीक है। तो आप फिर से लोन लेके इसको कटवा के आप बाकी लोन को अपने बैंक में ट्रांसफर करवा सकते हैं। तो ऐसे में कर सकते हैं, इसको BT कहा जाता है, बैलेंस ट्रांसफर। उसके बाद मान लीजिए किसी शख्स ने एक बैंक से यहाँ पे 5 लाख रुपए दूसरे बैंक से
3 या 5 लाख रुपए का लोन लिया था, वो 2 साल तक दोनों लोन की EMI समय पर देता रहा। इसके बाद इसकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है और इसने क्या किया, किसी दूसरे बैंक से बैलेंस ट्रांसफर को लेकर संपर्क किया। बैंक ने उस शख्स की सैलरी या बिजनेस को देखते हुए कुल 10 लाख रुपए लोन का ऑफर कर दिया। इस दौरान बैंक उस व्यक्ति को जो लोन चल रहा है, दोनों लोन की बची हुई रकम की जानकारी मांगेगा। ठीक है, ये जानकारी उस बैंक से मिल जाती है जिसमें लोन ले रखा है आप। ठीक है, दोनों बैंक को लेके रकम जितनी बची होगी, तीसरा बैंक उतनी रकम की डीडी लोन लेने वाले शख्स को दे देता है। 10 लाख में से बची जो शेष रकम है, लोन वाले शख्स को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। आप समझ रहे हैं ना इस बात को। अब 10 लाख रुपए की लोन पर नई EMI शुरू हो जाती है। यानी अब पहले से जो लोन आपकी चल रहा था और उस लोन की दोनों लोन को मिलाता है और आप 10 लाख की लोन ले रहे हैं, तो उसको काट पीट के इसे 10 लाख से जितना बचेगा उतना आपको पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है। लोन सेटलमेंट कराएं। अगर कई व्यक्ति क्या करते हैं, बैंक के बार बार कॉल करने पर भी EMI नहीं चुका पा रहे हैं, तो बैंक सेटलमेंट कर सकता है। इसमें वन टाइम सेटलमेंट OTS कहा जाता है। इसमें बैंक लोन की बची हुई पूरी रकम नहीं लेते हैं, बल्कि 10 से 50% ही लेते हैं और बाकी रकम माफ कर देते हैं। माफ नहीं करते हैं यार, इस बात को समझिएगा। ठीक है, ज्यादातर बैंक सेटलमेंट कर रकम चुकाने के लिए 1 हफ्ते का समय देते हैं। OTS के दौरान ये बात ध्यान रखें। ठीक है, और लोन सेटलमेंट के लिए बैंक को ठोस कारण बताना ना भूलिएगा, जैसे जब चली गई है, जब चली जाना, और 6 महीने से ज्यादा समय बीतने पर भी जब ना मिलना, बिजनेस डूब जाना, कमाई, लोन। ठीक है, इस तरह की आपको ये बताना है। लोन सेटलमेंट के दौरान बैंक जो रकम तय करता है, लोन लेने वाले उसे कम करने के लिए कह सकता है। मान लीजिए मैं सूरज के पास, मान लीजिए आप मेरे पास लोन लिए हैं। ठीक है, 3 लाख रुपए, और इसमें ब्याज की जुर्माना शामिल नहीं है। सेटलमेंट के दौरान बैंक 1 लाख रुपए देकर लोन को बंद करवा सकते हैं। आप मुझे 1 लाख रुपए देकर लोन को बंद करवा सकते हैं। अगर हमेशा इस प्रस्ताव पर सहमत है तो बैंक को 1 लाख रुपए देकर अपना लोन बंद करवा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, अगर मैं 1 लाख रुपए नहीं है, अगर आपके पास 1 लाख रुपए नहीं है, तो वो सेटलमेंट की रकम को और कम करने के लिए भी कर सकते हैं। तो इसमें जितना कम करेंगे उतना ही आपकी नुकसान है, क्योंकि आप इस बैलेंस को, आपका जो बैलेंस बचेगा, वो बैलेंस को आपकी सिविल स्कोर की बैलेंस पे यहाँ पे डाल दिया जाएगा। जब तक उस सिविल स्कोर वाला जो बैलेंस को आप कंप्लीट नहीं करेंगे, तो आगे जाके आपका जो सिविल स्कोर है अच्छा होगा ही नहीं। अब जब भी लोन लेंगे तो लोन की जो इंटरेस्ट है ये आपको ज्यादा भरना पड़ेगा। ठीक है, NOC आपको तब मिलेगा जब आप इसे लोन को सेटलमेंट करने पर NOC तो मिल जाता है, लेकिन लोन इसे बचे हुए राशि को आप इसे रिपेमेंट करेंगे तभी आपकी लोन क्लोज होगा। जितना दिन के बाद आपने इसे पेंडिंग करके रखते हैं, उतना दिन तक आपकी लोन क्लोज नहीं होगा, पेंडिंग में रह जाएगा। लोन क्लोज करने के बाद आपकी लोन पूरा क्लोज हो जाएगा, और क्लोज हो जाएगा, बिल्कुल एकदम खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपको नया लोन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप लोन लेते हैं, लोन लेने के बाद फंस जाते हैं, तो जो तरीका मैंने बताया था, इस तरीका को भी अच्छी तरह से समझ लेना। उसके बाद लोन कितना भी ले चुके हैं, उस लोन को स्टॉप करवा के अपना टाइम की ड्यूरेशन को भी बढ़ा के आप अपना इस दलदल से बच सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। वीडियो पसंद तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।